नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से शक्ति जिले से है, जहां सीएम भूपेश बघेल 2023 की विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां 16 अक्टूबर को हिंदी में MBBS का शुभारंभ होने जा रहा है। इस पढ़ाई का शुभारंभ होगा, बुक तैयार है। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजधानी भोपाल की खस्ताहाल सड़कों की, जो हादसों को दावत दे रहे हैं। चौथी और आखिरी बड़ी खबर राजस्थान के टोंक जिले से है, जहां बारिश कहर बनकर बरस रही है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम बघेल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के निर्देश दे रहे हैं। सीएम बघेल ने इस कार्यक्रम को भेंट मुलाकात नाम दिया है। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल शक्ति जिले के स्थित जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र के काशीगढ़ गांव पहुंचे, जहां सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, बिलासपुर संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग के साथ आईजी रतनलाल डांगी और कलेक्टर सुश्री नूपुर राशि पन्ना मौजूद रहीं। इस दौरान सीएम ने हाथ मिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही वे काशीगढ़ में मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर पहुंचे और मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में आम का पौधा लगाया। तो आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए तमाम कवायदें कांग्रेस कर रही है। आपको बताएं कि चुनावी तैयारी जो है कांग्रेस ने शुरू कर दी है। सीएम बघेल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं, निराकरण करने के निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं और उन्हें निर्देश देकर यह बातें जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में कांग्रेस सरकार यानी कि भूपेश सरकार जो है वो काम कर रही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अनिल पुसदकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, हम जानना चाहेंगे कि 2023 में चुनावी वर्ष इसको कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, इसके लिए कांग्रेस तैयारियां कर रही है। क्या क्या तैयारियां कर रही हैं? ये सही कहा आपने, ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। भूपेश बघेल किसी और पर विश्वास न करते हुए खुद ही जो है निकल पड़े हैं और एक मुख्यमंत्री को जब जनता अपने बीच उठाती है, मंत्रियों के अलावा सीधे मुख्यमंत्री से अगर उससे संवाद होता है तो जनता का विश्वास बढ़ता है। इस बात को भूपेश बघेल बहुत अच्छे से समझते हैं। जमीनी नेता है वो और उनका जो आम आदमी से सीधा संपर्क है वो उनको एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर चुका है। लेकिन बीजेपी भी है, जब सरकार में थी तो रमन सिंह आपकी सरकार आपके द्वार के नाम से कार्यक्रम चलाते थे और रमन सिंह खुद जाते थे, हर जिले में जाते थे, हर गांव जाते थे। और भूपेश बघेल ने इस बार भाजपा को उन्हीं के हथियार से मात देने के लिए ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया है और वो सीधे संपर्क बनाए हुए। आज भी जब जैजेपुर वो गए हैं, जैजेपुर विधानसभा गए हैं, तो वहां पर भी जाकर उन्होंने जो है माँ चंद्रहासिनी की पूजा की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की और हर आदमी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तो वो एक प्रकार से सीधा संवाद जो है और सीधा संपर्क करके हर मतदाता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रयास में वो सफल होते भी नजर आ रहे हैं। जी पुसदकर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या आगामी प्रत्याशी या विधायक भी उनके साथ, जो विधायक हैं वो तो वहाँ पर होंगे ही, लेकिन जो जनता है वो तो विधायक को चुनेगी। तो क्या भूपेश बघेल के जाने से, उनके डायरेक्ट संवाद से लोगों में जो विधायक वहां पर पार्टी खड़ी करेगी, विधायक के लिए यानी कि MLA के लिए जो प्रत्याशी खड़ी करेगी, क्या उसके लिए भी जनता उतनी ही तन्मयता से या भूपेश बघेल से जो सीधा संवाद हो जाएगा उसका असर कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए, भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ में
देखिए, छत्तीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ला और श्यामाचरण शुक्ला कभी जमाने अखंड मध्य प्रदेश में बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। उसके बाद एक वैक्यूम आया था जिसको पूरा किया था अजीत जोगी ने। अजीत जोगी के सरकार से हटने के बाद रमन सिंह ने उसको भरने की कोशिश की थी और आज भूपेश बघेल एक अपने आप को एक कद्दावर नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं। वो छत्तीसगढ़ में उनकी जो है वो निर्विवाद रूप से तो वो जो जमीनी नेता है और हर आदमी जो है वो चाहता है कि वो भूपेश से जुड़े। और भूपेश बघेल की भी खासियत ये है कि जहां जाते हैं तो वहां पे अधिकांश लोगों को करीब करीब जो है नाम से जानते हैं और सीधे सीधे संपर्क करते हैं। तो वो वहां जाना ही उनका काफी हो रहा है। और विधानसभा चुनाव में जो है विधायक की जो है भूमिका वो तो महत्वपूर्ण होती है, विधायक को चुनना है जनता को। तो भूपेश बघेल जो है उनकी उस मामले में जो कुछ भी नाराजगी जो विधायक से या जिस विधानसभा के जनप्रतिनिधि से, सरपंच से या कह लीजिए जनपद अध्यक्षों से जो भी नाराजगी है वो जनता से सीधा संपर्क करके दूर करने की कोशिश करते हैं। वहीं जनता के सामने ही अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, जनता के सामने ही तत्काल समस्याओं का निराकरण करने की वो जो कोशिश करते हैं, निर्देश देते हैं। तो ये जनता को ऐसा लगता है कि जनता का विश्वास जीतने की उनकी जो कवायद है उसमें वो पूरे खरे उतरते आ रहे हैं और जनता उसे जुड़ रही है सीधा, इसमें कोई शक नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अनिल पुसदकर जी। तो कुल मिलाकर के भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी। अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लाल परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया है कि 16 अक्टूबर को हिंदी में MBBS का शुभारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह MBBS फर्स्ट ईयर की 3 किताबों का विमोचन करेंगे। तो स्थितियां यहां पर यह हैं कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अब जो MBBS की पढ़ाई होगी वो हिंदी में भी होगी और इसके लिए जो बुक हैं, जो किताब हैं, वो 3 किताबें जो हिंदी में छप चुकी हैं, इंग्लिश से हिंदी में उनका अनुवादित रूप आ चुका है और इसकी शुरुआत होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सपना साकार हो रहा है। मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग देश का नंबर 1 पर हम पहुंचना है, जो देश में पहली बार मेडिकल की पढ़ाई अब हम हिंदी में कराएंगे और उसको लेकर विगत 6 महीने से जो हमने मेहनत की वो फलीभूत हो रही है। फर्स्ट ईयर की 3 किताबें, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों का हमने हिंदी रूपांतरण कर लिया है। किताबें बनकर तैयार हो गई हैं। 16 अक्टूबर को दोपहर में 12 बजे भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर हजारों छात्रों की उपस्थिति में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी इन किताबों का विमोचन करेंगे और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई देश में शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर इससे बड़ी कोई सौगात देश को नहीं दी जा सकती। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। जी कृष्णा, हम जानना चाहेंगे कि अब मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी शुरुआत होने वाली है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी सरकार नवाचार करती आई है और ये सबसे बड़ी बात है कि जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी कहे इसे कि जो MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी, तो ये सबसे बड़ी सौगात है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को कहा था कि मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई जो गरीब नहीं पढ़ पाते हैं, जो हिंदी मीडियम से आते हैं, उनके लिए शुरू की जा रही है। आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग गए थे लाल परेड ग्राउंड, वहां पे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और जो किताबें हैं हिंदी मीडियम से की गई हैं MBBS के पढ़ाई के पहले ईयर की, उनका विमोचन करेंगे। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल आएंगे और निश्चित तौर से एक बड़ी सौगात होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी बताया
कि ये जो अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है ये सबसे बड़ी सौगात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हो सकेगी। तो डॉक्टरों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो मेडिकल की पढ़ाई होती है अभी तक इंग्लिश मीडियम से होती आई है। जो दवाइयों के नाम होते हैं वो किस तरह से वो हिंदी में आएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने एक बात जरूर साफ किया है कि जिनके नाम क्लिष्ट हैं, जो अंग्रेजी से दवाइयां आती हैं, वो अभी अंग्रेजी में ही रहेंगी, लेकिन जो पढ़ाई है, जो ट्रांसलेशन हो सकता है, वो हिंदी में हुआ है। तो निश्चित तौर से विद्यार्थियों के लिए जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं या करेंगे अब हिंदी में, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कृष्णा शर्मा कि ये जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, वो भी अब डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, उनके प्रति तो जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो खुश होंगे, लेकिन हम उनका रिएक्शन जानना चाहते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के बाद वो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। उनके क्या विचार हैं इस संबंध में? देखिए, मेडिकल की पढ़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी मीडियम से होगी। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहेंगे वो उनके लिए इंग्लिश मीडियम की सुविधा रहेगी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहेंगे, हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, उनके लिए हिंदी मीडियम रहेगी। नहीं, तो पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम नहीं किया जा रहा। कृष्णा शर्मा, वो बात हम समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं इस बात को कि इंग्लिश मीडियम से जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो बंद नहीं हो रही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अगर हिंदी माध्यम से यह एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो रही है तो उनका रिएक्शन क्या है इस हिंदी माध्यम पर? देखिए, हिंदी माध्यम पर रिएक्शन उनका अच्छा ही है। जो 2-4 विद्यार्थियों से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा कि जिसको एक विकल्प मिल जाएगा। अभी तक देश में ऐसा विकल्प नहीं है कि हिंदी मीडियम से पढ़ा जा सके, लेकिन एक ये अच्छा विकल्प है और सरकार के प्रयास यदि सफल होते हैं तो निश्चित तौर से हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भी एक कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। जी, इस पर जो अध्यापक हैं जैसे कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं और उनको अब हिंदी मीडियम से पढ़ाने में भी कुछ तकलीफें हो सकती हैं, क्या कुछ ऐसे शिक्षकों से, प्रोफेसर से आपकी बात हुई है कि क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं पढ़ाने में? देवेंद्र जी, अभी जो इंग्लिश मीडियम के अध्यापक हैं वो पढ़ाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ाने वालों की भर्ती अलग से की जाएगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हिंदी मीडियम से पढ़ाने के लिए अध्यापकों की भर्ती होगी और बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद ही वो बच्चों को पढ़ाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल के नगर निगम की सड़कों की हालत खस्ता हाल है। आए दिन कोई न कोई हादसा राजधानी की सड़कों पर होता रहता है। नगर निगम के पास फंड नहीं है और जिन सड़कों की गारंटी थी उन सड़कों पर भी काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे राजधानी के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों का यह हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश की अन्य नगर निगमों की सड़कों के क्या हाल होंगे। वहीं नगर निगम की महापौर मालती रॉय का कहना है कि लगातार बारिश का सीजन चल रहा है, जिसके कारण डामर की सड़कों पर काम नहीं लग पा रहा है। बरसात के बाद ही काम लग पाएगा क्योंकि आए दिन बारिश हो जाती है। जो डामर वाली सड़कें हैं उनका काम अभी इसलिए रुका है कि बारिश का समझ में नहीं आ पाता है। एक दिन छोड़ एक दिन बारिश हो रही है। निश्चित ही डामरीकरण जहां जहां होना है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। 25% संपत्ति कर का 25% पार्षदों को दे दिया गया है। वो निश्चित ही उसी राशि से उस क्षेत्र में, उस वार्ड में, जहां से, मेरा कहना तो यही है कि जहां से संपत्ति कर मिला है प्राथमिकता वहां का काम करवाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में भोपाल की सड़कों की हालत खस्ता है, अन्य नगर निगम की सड़कों की हालत क्या होगी? बिल्कुल देवेंद्र जी, राजधानी भोपाल जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर
IAS, IPS और बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े कार्यालय हैं, वहां की सड़कों की दशा आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से उखड़ गई हैं। तो जब मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की सड़कों के ये हालात हैं, तो प्रदेश के अन्य निगमों के जो जहां सड़कें हैं वहां का अंदाजा आप निश्चित रूप से लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां विकास हुआ होगा, किस तरह से सड़कों का काम हुआ होगा। आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फंड ना होने के कारण जनप्रतिनिधि कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, नगरीय निकाय कहती है कि अभी बारिश चल रही है। अभी महापौर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बारिश का सीजन चल रहा है, इसलिए अभी काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है, लेकिन 12 अक्टूबर हो गया, बारिश का सीजन अभी जा नहीं रहा है। जैसे ही बारिश का सीजन खत्म होगा तो वैसे ही काम शुरू होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि उन वार्डों में, उन गलियों में जहां PCC की सड़कें रहती हैं, जहां बरसात में भी काम हो सकता है, वहां पर भी काम अभी तक नहीं हुआ। यह जरूर एक सवाल उठने का लाज़मी है। कृष्णा शर्मा, अभी आप कह रहे थे कि फंड नहीं है, फंड का फंडा है। ये फंड का जो फंडा है, ये इससे जनता को क्या लेना देना? ये तो सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, सरकार ने फंड रिलीज नहीं किया है निगमों के लिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि महापौर ने जिस तरह से आज कहा कि जो टैक्स आया है उस टैक्स में से 25% पार्षदों को दिया गया है काम करने के लिए, और जो जहां का पार्षद है वहां पे काम करे। तो 25% टैक्स में जो कितना काम कर पाएगा पार्षद, और कितना सड़कें बन जाएंगी, या कि पानी की सुविधा हो जाएगी, या कि बिजली की सुविधा हो जाएगी, जो नगर निगम का मुख्य काम है वही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। सरकार ने तो फंड रिलीज नहीं किया है, अब 25% में किस तरह से काम कर पाएंगे ये पार्षद? जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा शर्मा। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि भोपाल की सड़कें खस्ता हाल हैं, कहीं फंड नहीं है, लेकिन जहां फंड है, जहां गारंटी में सड़कें थी, वहां भी नहीं बन पा रही हैं। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में आसमान से बरसी आफत ने किसानों की मुश्किलें और चिंताओं की लकीरें खींच दी हैं। टोंक में अक्टूबर महीने में हुई झमाझम बारिश ने किसानों की फसलों को मिट्टी में मिला दिया है। अन्नदाता परेशान और बर्बाद हो चुका है। बारिश ने उड़द, मूंग सहित दूसरी फसलों को चपेट में ले लिया, तो दूसरी बार बरसी आफत ने ज्वार, बाजरा, मूंगफली सहित कई फसलों को बर्बाद कर दिया है। पशुओं को चराने के लिए कुछ नहीं बचा है। किसानों का कहना है कि खेतों में पानी भरा है, जिससे सरसों की बुआई में देरी हो गई है, जिसके चलते बोई जाने वाली फसलें आगामी दिनों में मोइला रोग की चपेट में आने की संभावना है। कर्जे में डूबता हुआ किसान कह रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने टोंक जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। दूसरी ओर जिले में मानसून की बेरुखी से परेशान किसानों के आंसू पहुंचने के लिए टोंक जिले के गांव अरनिया, केदार, बालापुर सहित दूसरे गांव में कांग्रेस नेता पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उचित मुआवजे की बात कही। पायलट ने कहा कि किसानों की खराब हुई फसलों का बीमा करने वाली टीम खेत तक पहुंचकर जायजा लेकर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट बीमा कंपनियों तक भेजे। ज्वार, बाजरा, मूंगफली और सरसों की जुताई करना तो पचेतीगी, तो आखिरी में मौलूखा जल हुई। किसान बहुत दुआड़ा में गया। तो ये सरकार मुआवजा मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत सहायता करनी चाहिए। उसका जायज़ा लेने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारे किसान भाइयों के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, तो आज सुबह मैंने मीटिंग ली थी जिला प्रशासन में, और सभी को निर्देशित किया है कि समय रहते ही जिस इलाके में ज़्यादा बारिश पड़ी है, फसल का नुकसान हुआ है, कई जगह तो कटी फसल जो खेत में थी वो भी ख़त्म हो गई है, अगली बार के लिए चारे का भी लोगों का साधन नहीं बचा है, तो मैंने निर्देशित किया है कि बहुत जल्द इसकी गिरदावरी कराएं और रिपोर्ट बनाकर SDRF के माध्यम से जो पैसा मिल सकता है वो मिले, जो बीमा राशि है जो कंपनियां देती हैं वो मिले, और इन लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद इस चुनौतीपूर्ण समय मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि न सिर्फ टोंक जिले में, लेकिन हाड़ौती के काफ़ी जिलों के अंदर, बाकी जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है, और इससे जो बुआई का समय वो बढ़ रहा है, और खाद और DAP की भी किल्लत है।
तो मैंने कृषि मंत्रालय में बात की मॉर्निंग में, तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी यहाँ पर भरपाई हो सके वो भी हो, और खाद की जो मात्रा है, डीएपी की मात्रा, उसमें बढ़ोतरी हम लोग कराएंगे ताकि किसानों को कुछ राहत मिले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कजोड़, हम जानना चाहते हैं कि ये जो आफत की बारिश राजस्थान में हुई है उसका फसलों पर कितना असर हुआ है और जो सरकार है वो क्या कर रही है? जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो बारिश हुई है थोड़े दिनों पहले बारिश हुई थी, तब तो अन्य फसलें खराब हुई थी, और जो बाद में बारिश हुई है ये आसमानी बारिश है, जिसके चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है। वहीं इसको लेकर जो क्षेत्रीय विधायक और डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम पायलट साहब ने दौरा किया है और दौरा कर किसानों से चर्चा की है। वहीं चर्चा कर किसानों को आश्वस्त किया है कि आपका जो फसल खराब हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो अभी बीमा कंपनियों को सर्वे नहीं भेजा गया और सर्वे के लिए भी नहीं भेजा गया है, क्या कहेंगे इस ढिलाई पर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो पायलट साहब ने दौरा किया और अधिकारियों की मीटिंग ली, उसमें बीमा कंपनियों के व्यक्ति भी मौजूद थे और जिला प्रशासन भी मौजूद थे, और उन्होंने आश्वस्त किया है किसानों को कि जो बीमा कंपनी के जो व्यक्ति है वह प्रत्येक खेत तक जाए और जो किसान का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में बताएं। वही उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे शिकायत करने की बात की है, और अगर हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत नहीं कर पाते तो ऑफलाइन जो फॉर्म है वो भरकर कंपनियों को जमा करा सकते हैं। जी कजोड़, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इससे पहले भी फसलें बर्बाद हुई होंगी बारिश से, तो उस समय बीमा की स्थिति क्या थी और क्या अगर जो बीमित फसलें थीं तो मुआवजे की राशि क्या भरपूर मिल पाई थी किसानों को? किसानों का भी कई बार यह सवाल है और किसान भी इसी बात को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं कि जो बीमा कंपनियां हैं कई बार हर्जाना देती है, लेकिन कभी तो 1 रुपये आता है, कभी 2 रुपये आता है, तो कभी रुपयों में आता है, जिसके चलते जो किसानों का जो नुकसान हुआ है वो प्रॉपर नुकसान नहीं भर पाता, और बीमा कंपनियां अपने जो गाइडलाइनें हैं उसके आधार पर अपनी फायदा ले लेती है, लेकिन किसान को उसका फायदा नहीं मिल पाता। जी जी कजोड़, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर सचिन पायलट आए थे और निरीक्षण भी किया, सर्वेक्षण भी किया, सारी चीजें उन्होंने की। गांव के किसानों की यह शिकायत है कि उनको मुआवजे के रूप में कभी 1 रुपये, कभी 10 रुपये इस तरह के आते हैं। यह तो किसानों के साथ मजाक है, क्या इस बात को उनके सामने रखा गया? जी जी बिल्कुल, अगर निरीक्षण की बात की जाए तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी टोंक जिले का हवाई सर्वेक्षण किया है। वहीं पायलट साहब ने भी जो गांव है अरनिया केदार हो, चाहे हेदपुरा हो, सहित अन्य गांवों का अलग अलग जगह पर दौरा किया है, जहां पर उन्होंने देखा है कि जो फसलें हैं उसमें पानी भरा हुआ है, फसलें बर्बाद हो चुकी है। वहीं किसानों ने जो डीएपी की किल्लत है उसके लेकर की बात बताई है, वो कालाबाजारी को लेकर भी अवगत करवाया है। तो पायलट साहब ने ये आश्वस्त किया है कि जो विभाग है लगातार कार्रवाई कर रहा है और ऐसी कालाबाजारी नहीं होगी, और जो किसान है उसको समय पर खाद बीज उपलब्ध हो पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कजोड़ गुर्जर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में आफत की बारिश हुई है और इस आफत की बारिश में किसान आफत में आ गया है, उसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, चौपट हो गई हैं। बीमा कंपनियां कब बीमा देंगी, बीमा का मुआवजा देंगी, ये तो अभी सर्वेक्षण के बाद पता चलेगा, लेकिन इससे पहले जो बीमा किसानों को मिला है वो किसानों को एक तरह से किसानों के साथ मजाक हुआ है। तो सवाल यहां पर यह भी है कि क्या एक बार फिर बीमा कंपनियां किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर मजाक करेंगी? फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।